नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ बड़े अदब से आपका द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करने वाले हैं, एक सिंपल सा एनालिसिस जो हमें अतीत की घटनाओं की ओर खींचता है, जो हमें ये बताता है कि इतिहास में ऐसा ना होता तो क्या होता। आपने कभी सोचा है कि क्या अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत की कंडीशन क्या होती? क्या हम भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरह हम भी एक इस्लामिक राष्ट्र होते, या फिर कभी भारत में मुगलों के या फिर मुसलमानों के आक्रमण न हुआ होता है तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता? क्या हम भी एक हिंदू राष्ट्र होते? क्या फिर पृथ्वीराज का वंशज ही हमारा एक राजा होता, या फिर हम अलग अलग देशों में बटे होते? बहुत सारे प्रश्न छूटते हैं, बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं जब ये सवाल उठता है कि अतीत में ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता। दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत की परिस्थिति कुछ और होती। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। भारत अखंड भारत होता और भारत संयुक्त भारत होता, न कभी बांग्लादेश बनता न कभी पाकिस्तान बनता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी 1948 में ना मरे होते 30 जनवरी को और कुछ लंबा जी गए होते तो भारत के जो सिद्धांत थे उनमें बहुत कुछ परिवर्तन होता। लेकिन सिंपल सी सच्चाई यही है कि आप अतीत में अक्सर ये सोच सकते हैं कि काश ऐसा होता, पर आप उसे बदल नहीं सकते। यही इतिहास की सबसे बड़ी पहचान है कि आप इतिहास से सीख तो सकते हैं, लेकिन आप इतिहास में दोहराई गई गलतियों को वापस जाकर सुधार नहीं सकते। और यही इतिहास का उद्देश्य है कि इतिहास से सीखकर वर्तमान में और भविष्य में होने वाली गलतियों को रोकना, यही इतिहास का उद्देश्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पहले ही उनका देहांत हो चुका था, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बन सकते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले ही प्लेन क्रेश में मारे जा चुके थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक लंबे समय तक जीवित थे और इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड तक वो एक संत के रूप में जी रहे थे। लेकिन जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस थे, उन दोनों व्यक्तियों ने पूरी तरह से नकार दिया कि हम हैं ही नहीं। और आप ही सोचिए, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, जो सीधे हिटलर से जा मिले, और उन्हें महात्मा गांधी ने नेताजी नहीं कहा, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह ने कहा कि यू आर लीडर, आप नेताजी हैं। दोस्तों, क्या वो आदमी इस तरह से छिपकर रहता जो इतनी बड़ी सेना को कमांड कर रहा था? वो सीधे सामने आकर कहता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्यों वो इस तरह से छिपकर रहते? तो हम कह सकते हैं कि या तो नेताजी की डेथ हो चुकी थी, या फिर वो जीवित भी रहे तो उनके सिद्धांत बदल चुके थे और वो प्रधानमंत्री पद को अपनी काबिलियत से बहुत छोटा समझते रहे होंगे। अगर वो जीवित रहे होंगे तो, क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो वो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि क्या नेताजी जीवित थे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें अगर हम विचारधारा के क्षेत्र में सोचें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो धर्मनिरपेक्ष थे, और उनका जो सेकुलरिज्म था वो नेगेटिव सेकुलरिज्म था। जैसे कि फ्रांस का सेकुलरिज्म हम देखते हैं, फ्रांस में धर्म पूरी तरह से अलग होता है राजनीति से, जबकि भारत में आपको अभी पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा। यानी कि जो राजनीति है वहाँ पर थोड़ा बहुत धर्म का उपयोग होता है पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो नेगेटिव सेकुलरिस्ट थे, यानी कि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षवादी थे, और इसीलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद गए। आगे आने वाले जितने भी नेता हुए वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म हुए, इसलिए भारत का जो सिद्धांत बन गया वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बन गया। दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिद्धांत था वो भी यही था। हालांकि वो थोड़े लिबरल थे और ये कम लिबरल थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनके ऊपर थोड़ा सा हमें मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो अंबेडकर थे उनके ऊपर हमें थोड़ा सा मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि अंबेडकर किसी भी प्रकार से भारत में मार्क्सवाद नहीं चाहते थे, अगर वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत की स्थिति आज से ज़्यादा सकारात्मक होती, क्योंकि महिलाओं के पास जो अधिकार आज भी नहीं है वो अधिकार उन्हें पहले ही मिल चुके होते। जो कि 33% आरक्षण उन्हें 2027 से मिलेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, वो उन्हें उसी समय मिल गया होता। और महिला पुरुषों का बराबर कंट्रीब्यूशन अगर समाज में होता तो हमारा समाज बहुत आगे होता। लेकिन प्रश्न एक ही खड़ा होता है, इतिहास कहता है कि इतिहास में वो नहीं हुआ, आप सीखो कि वो क्यों नहीं हुआ और आज कैसे हो सकता है। क्योंकि इतिहास में घटित हुई घटनाओं पर केवल हम काश ही कर सकते हैं, हम उन्हें जाकर बदल नहीं सकते, लेकिन हम हमारे वर्तमान को बदल सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे राजनेता आपको अक्सर ये कहते दिख जाएंगे कि हमारे राष्ट्रपिता वो हैं, हमारे प्रधानमंत्री हम उन्हें मानते हैं पहला प्रधानमंत्री उसे होना चाहिए था। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। मान लीजिए आप अक्षय कुमार को पसंद करते हैं, अक्षय कुमार को छोड़िए आप अल्लू अर्जुन को पसंद करते हैं, तो अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि मेरा फेवरेट एक्टर अल्लू अर्जुन है और मैं अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो क्या ये चांस नहीं बनते हैं कि अल्लू अर्जुन के जो ओरिजिनल फैन होंगे वो भी उस पॉलिटिशियन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि वो भी अल्लू अर्जुन का फैन है। यही चीज़ पॉलिटिशियंस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ करते हैं। उन्होंने ये देखा कि अब थोड़े से धर्मनिरपेक्षता जा रही है और थोड़े से धर्म की चीज़ें ऊपर आ रही है, इसलिए उन्होंने उन नेताओं को अपना आइडियल मानना शुरू कर दिया जो कि धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते थे। जैसे कि हम बात कर लें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो कुछ लोग उन्हें अपना आइडियल मानने लगे और कहने लगे कि पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना था। जो दलित नेता है वो कहने लगे कि पहले प्रधानमंत्री B.R. अम्बेडकर को होना था। जो थोड़े से एक्सट्रीम किस्म के जो नेता है वो कहने लगे कि भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस को होना था। तो ये सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि कहने से कुछ होने वाला नहीं, जो होना था वो 70 साल पहले हो चुका है। बस ये इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि ऐसा कहने से ये उनके जो समर्थक है या फिर उनको आइडियल मानने वाले जो लोग हैं उन तक अपनी रीच कर सके और उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके और उन्हें अपना गुलाम बना सके एक प्रकार से इस उंगली के लिए, वोट के लिए। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं सावरकर का फैन हूँ, तो ये सिर्फ ये कह देने से कि मैं सावरकर का फैन हूँ नहीं चलता। क्या आप सावरकर के बारे में जानते हैं? क्या आप उनकी आइडियोलॉजी जानते हैं? अगर जानते हैं तो ही आप उनके फैन हो सकते हैं, तो ही आप उनके समर्थक हो सकते हैं। महात्मा गांधी बहुत बुरे थे, हम उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानते, तो भैया गांधी जी ने खुद ये बोल के नहीं मरे कि मुझे राष्ट्रपिता मानो। वो चाहते तो वो राष्ट्रपति बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, संविधान में उनका इतना प्रभाव छोड़ सकते थे कि हम गांधीवाद को एक कॉन्स्टिट्यूशनली किसी एक्ट में पढ़ते या फिर किसी मौलिक कर्तव्य में पढ़ सकते थे, पर वो संविधान से पूरी तरह से दूर रहे। हालांकि 1933 से 35 के बीच में उन्होंने कई बार कहा भी कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और सभी को अपने अपने राजनीतिक नेतृत्व का कौशल दिखाना चाहिए। हालांकि आज़ाद देश के लिए एक व्यवस्था की जरूरत थी, इसीलिए कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया। दोस्तों, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि उन्हें महात्मा कहा जाए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पहली बार बापू कहा था रेडियो प्रसारण में। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और तब से लोग कहने लगे। हम सम्मान से उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, जबकि संविधान में किसी भी प्रकार का ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्रपिता वो हैं, हमारे पितामह राजा राम मोहन राय है, हमारे वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी है, हमारे जो शहीद आजम हैं वो सरदार भगत सिंह हैं, राजगुरु है, सुखदेव है। इस तरह का कहीं नहीं लिखा है। हम सम्मान के लिए उन्हें ये कहते हैं, संबोधन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए किया, वो बहुत ही अमूल्य है और ये मायने रखता है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिशियन के कहने में आकर, किसी भी व्यक्ति के किसी भी विचार के कहने में आकर आप उन लोगों को मत नकारिए जिन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी दे दी, अपनी पूरी आज़ादी दे दी, अपनी पूरी जवानी दे दी इस देश की आज़ादी के लिए और हमेशा लड़ते रहे।
कई बार आप लोगों से ये कहते हुए सुनेंगे कि हम महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। आप ये तब कह सकते हैं जब आपने पूरी तरह से गांधी को पढ़ा हो। आप ये कह सकते हैं जब आपने दोनों की आइडियोलॉजी को समझा हो, तब आप ये कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ें फैलती हैं। किसी ने कहा कि वो गलत था तो 10 लोग पहले ही तैयार खड़े होते हैं कि वो गलत था, ये बिना सोचे समझे कि एक बार पढ़ लें, एक बार जाकर देख लें कि क्या वो वाकई सही था या फिर वो वाकई गलत था। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं इतना लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मन की बात थी जो आपसे कहनी थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं मन की बात, तो फिर हम क्यों नहीं पहुंचा सकते उन तक अपनी मन की बात। हमारा देश एक बेहतरीन देश, दुनिया का सबसे बेहतर देश है, लेकिन हमारे देश को इमारतों, ब्रिज, पुलों, सड़कों की ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे ब्रेन की, एक अच्छे सिस्टम की, जो एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सके, ना कि मशीनों का, ना कि इमारतों का। क्योंकि ये तो अरब कंट्रीज़ के पास बहुत सारी हैं, पर क्या वो उतने ज़्यादा डेवलप हैं मानसिक तौर पर जितने हम हैं या फिर जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं? नहीं, उनके पास पैसा तो है, पर उनकी जो महिलाएं हैं वो खुले तौर पर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती, उन्हें पूरी तरह ढक कर रहना पड़ता है, तो उनके पास ये तो है, ये नहीं है। इसीलिए हमें इससे ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बनाना चाहिए कि व्यक्तिवाद की ओर बढ़े, ना कि पूंजीवाद की ओर। तो फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा, लेकिन जिसने भी देखा होगा तो आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।